नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और एंड में अपने आंसर जरूर बताइए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू महानदी रिवर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे महानदी रिवर के बारे में पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और आपसे नीचे बोला जा रहा है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट राइज फ्रॉम द प्लेस इन मध्य प्रदेश टू साउथ ऑफ अमरकंटक, यानी कि इसका जो ओरिजिन प्लेस की बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश में ये ओरिजिनेट होती है रिवर और ये अमरकंटक तक जाती है। और सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है द कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर बेसिन एक्सटेंड ओवर द छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यानी कि जिस एरिया में ये रिवर फ्लो करती है, अगर उसके बेसिन एरिया की बात करें तो उसमें ये छत्तीसगढ़ आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है और उसके अलावा मध्य प्रदेश आ जाता है। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों ही स्टेटमेंट गलत दे रखे हैं, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। वो इसलिए होगा, तो सबसे पहले अगर हम महानदी रिवर सिस्टम की अगर बात करें तो इसके ओरिजिन प्लेस की बात करें तो ये ओरिजिन जो होता है ये छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ में एक प्लेस है सिवाहा, उस एरिया में ये रिवर स्टार्ट होती है। ये बस्तर हिल के आसपास का एक एरिया है, यानी कि आप मैप में अगर देखना चाहें तो ये छत्तीसगढ़ का मैप आप देख सकते हैं और इस एरिया में ये रिवर फ्लो करती है। और इसके अलावा ये जिस एरिया को ये कवर करती है, अगर हम उसकी बात करें तो ये मेनली छत्तीसगढ़ के बाद ये उड़ीसा की तरफ फ्लो करती है। और इसके अलावा ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र वाला रीजन, एमपी वाला रीजन यानी मध्य प्रदेश वाला रीजन और कुछ कुछ झारखंड वाला रीजन, यानी कि इस सारे रीजन में फ्लो करते हुए आप कह सकते हो ये पूरा रिवर अपना एरिया कवर करती है। तो आप ये कह सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे रखे हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इस सारे रीजन में के अलावा ये कुछ और रीजन में भी ये फ्लो करती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया वो डी हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट गलत होने की वजह से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां भी आपके पास ये दो स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, द इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन IFCIOR will serve the country that have wide shipping information exchange only, यानी कि एक सिस्टम के बारे में बात की जा रही है जिसे शॉर्ट में IFCIOR बोला जा रहा है। और ये हमारी कंट्री के जो साउथ वाला एरिया है, यानी कि इंडियन ओशन रीजन की बात की जा रही है कि इस एरिया में जो वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का एक सिस्टम, एक सेंटर के बारे में आपसे डिस्कस किया जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इंडिया हैज अ सिग्नेटरी ऑफ ट्रांस रीजनल मैरीटाइम नेटवर्क, यानी कि हमारी कंट्री इंटरनेशनल लेवल पर एक सिग्नेटरी है, यानी कि इसका एक पार्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस एग्रीमेंट का, जिसका नाम है ट्रांस, यानी कि ट्रांस रीजनल मैरीटाइम नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको चूज करना है करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन सी की बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। अगर हम इंडियन ओशन रीजन की बात करें तो इस एरिया में जितनी कंट्री कवर होती है, मान लीजिए ये इंडिया का मैप आपको जो दिख रहा है, इसके आसपास का एरिया, यानी कि आप ये कह सकते हो श्रीलंका यहाँ पे मालदीव वगैरह हो गया, सिचली यहाँ पे इस एरिया में हो जाता है। और इस एरिया में, इस रीजन में जो भी कंट्री आती है वो आपस में अपनी जो इन्फॉर्मेशन है मैरीटाइम नेटवर्क को ध्यान में जो एक्सचेंज करने का एक सिस्टम आप बोल सकते हैं, जो आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा था। यानी कि आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर क्या करता है, इस एरिया में इंडियन ओशन के आसपास जितनी भी कंट्री है आपस में इस तरह की एरिया में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करने का काम करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, ये भी करेक्ट इसलिए है कि अभी रिसेंटली हमारी कंट्री ने एक सिग्नेटरी है बन गई है, यानी कि इसका पार्ट बन गई है, जिस और एग्रीमेंट का नाम आप बोल सकते हो कि ट्रांस रीजनल मैरीटाइम नेटवर्क। इसका इस एग्रीमेंट को अभी हमारी कंट्री ने साइन किया है और इसके अंदर जो टोटल कंट्री की बात करें 30 ऐसी कंट्री हैं जो इसकी सिग्नेटरी है, यानी कि जो इसके मेंबर बन चुके हैं और इसके रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स आर इंक्लूडेड इन खेलो इंडिया यूथ गेम। आप लोग जानते हो हमारी कंट्री में स्कूल
स्पोर्ट्स को या फिर कॉलेज स्पोर्ट्स को इन्हेंस करने के लिए, वहाँ पे टैलेंटेड बच्चों को बाहर निकालने के लिए हमारी कंट्री में खेलो इंडिया का कॉन्सेप्ट आया है यूथ गेम का। और उसके रिगार्डिंग में आपसे यहाँ पे 3 गेम के नाम दे दिए गए हैं आपको, गटका, कलाईपयौड़ी और थांगटा, ये 3 गेम है। अब आपको ये बताना है इन तीनों गेम में से कौन से खेलो इंडिया गेम का पार्ट है जिसको इस गेम के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह से है, फर्स्ट और थर्ड गेम बिल्कुल करेक्ट है, ये फर्स्ट गेम है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। ऑप्शन बी की बात करें तो सेकंड एंड थर्ड गेम जो है वो करेक्ट है, और ऑप्शन सी की बात करें तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये तीनों ही गेम को इंक्लूड किया गया है खेलो इंडिया गेम में। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारी कंट्री में खेलो इंडिया का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, जिसके अंदर एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल के जो बच्चे हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम, और इसके अंदर अलग अलग इवेंट होते हैं और खेला जाता है। और ये जो होता है कि हर स्टेट से एक पार्टिसिपेट करने के लिए टीम भी हमारे कंट्री में होती है जो कि पार्टिसिपेट करती है, उस हिसाब से उनकी रैंकिंग वगैरह भी डिसाइड होती है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो अभी नेक्स्ट ईयर जो ये 2021 का जो गेम्स होना है, आप लोग जानते हैं हरियाणा के अंदर होना है, तो उसके अंदर कुछ गेम को इसके अंदर और भी इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर गटका एक कह सकते हो पंजाब से ओरिजिनेट हुआ एक गेम है, जो कि पंजाब जो सिख वॉरियर वगैरह होते थे वो इस चीज को इस्तेमाल किया करते थे अपने फाइटिंग स्किल के लिए और डिफेंस वगैरह के लिए। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट गेम जो इसमें इंक्लूड किया गया वो कलाईपयट्टू इस्तेमाल किया गया, और इस गेम को कह सकते हैं केरला का एक गेम है, जो केरला का मार्शल आर्ट बोल सकते हो, जिसे हमारी इस यूथ खेलो इंडिया गेम में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा आप ये कह सकते हो जो मणिपुर में भी एक मार्शल आर्ट है, मार्शल जिसे नाम ह्यून लैंगलुंग बोला जाता है, और इसके अंदर 2 फॉर्म्स है, एक आर्म के साथ होता है, एक विदाउट आर्म होता है। तो जो ये थांगटा जो है ये आर्म्स के साथ, यानी कि कह सकते हो औजार वगैरह को या कुछ चीजों को इस्तेमाल करके जो गेम लड़ा जाता है, उस गेम को भी इस खेल का पार्ट इंक्लूड किया गया है। तो आप ये कह सकते हो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहां आपके पास 2 स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एनिमल एज वनिमल अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यानी कि अगर हम ये बात करें कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि भी किसी भी एनिमल को प्रोटेक्शन के लिए वो उसे डिक्लेयर कर सकता है, एक तरह से कर सकते हो उसे कि भी इसके ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए, उसकी सेफ्टी के लिए कदम ले सकता है, ये उसके पास पावर होता है एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। According to second statement, rhesus macaque monkey are protected species under the Schedule 2 of Wildlife Protection Act। यानी कि आप ये कह सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारी कंट्री में 1972 में आया था, उसके रिगार्डिंग में 2 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में स्टेट की पावर के बारे में डिस्कस किया गया, सेकंड स्टेटमेंट में स्पीसीज के बारे में डाला गया कि इसके प्रोविजन किस तरह से हैं इसके प्रोटेक्शन के लिए। तो आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी की बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दे रखा है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो दोनों प्रोविजन की बात की जा रही है, सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट प्रोविजन की बात करते हैं, जिसके अंदर ये बात की गई कि स्टेट के पास पावर है कि वो इस तरह के स्टेप ले सकती है। स्टेट के पास ये पावर नहीं होती, ये बल्कि ये पावर सेंट्रल के पास होती है, और सेंट्रल ही डिक्लेयर करता है किस एनिमल को किस कैटेगरी के अंदर डालना है। तो आप ये कह सकते हो सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग ये पावर किसके पास है, सेंटर के पास पावर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। हाँ, अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें रीसस मैक्यू मंकी की बात करें, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए जो आपको दे रखा है कि ये शेड्यूल 2 के अंदर इस लिस्ट के अंदर से प्रोटेक्शन के लिए प्रोविजन बनाया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट सेकंड होने की वजह से बी हमारा आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब यहाँ पे आपके पास कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है, और स्टेटमेंट के बाद आपसे पूछा जा रहा है ये जो स्टेटमेंट आपके सामने है ये किस टॉपिक से, किस चीज को एलिब्रेट करते हैं, किसको एक्सप्लेन करते हैं, किससे ये रिलेटेड है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले एक एक करके जान लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसमें ये, इट इज कंस्ट्रक्टेड दैट ब्लेंड एंड द आइडिया ऑफ कमर्शियल एंटरप्राइज विद द टेंडेंट ऑफ ए चैरिटेबल प्रॉफिटर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इसके अंदर बात की जा रही है कि ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जा रही है जिसके अंदर चैरिटेबल फंक्शन की जाएगी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाएगा जो समाज की भलाई वगैरह के लिए काम करेगा। According to second statement, it is about the creating business model to resolve social
सोशल इनइक्वालिटीज, यानी कि सामाजिक जो डिस्पैरिटी होती है, डिफरेंट होता है, जो अलग अलग फर्म का अलग होता है, या फिर लोगों के बीच में जो विषमताएं होती है, डिफरेंसेस होते हैं, उसको कम करने के लिए एक बिजनेस मॉडल आप इसे बोल सकते हो। यानी कि आप ये कह सकते हो सोशल इनइक्वालिटी को खत्म करके इक्वालिटी को लाना, ये इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है। और थर्ड आपसे बोला जा रहा है इट हेल्प to succeed the economic initiative by the investments focusing on the social and environment mission। यानी कि ये एक तरह का एक इनिशिएटिव है, एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव आप कह सकते हो, जिसके अंदर सोशल मिशन जो होते हैं, सोशल टारगेट जो होते हैं, उसको अचीव करना मेन मकसद होता है। तो यानी कि आपको ये बताना है ये तीनों जो स्टेटमेंट दे रखे किस टॉपिक से रिलेटेड है, किसको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात की जा रही है इन तीनों स्टेटमेंट में। सेकंड आपसे बोला जा रहा है ऑप्शन बी में कि कंपेंसेट कैपिटलिज्म के बारे में बातचीत की जा रही है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है ये सोशल कैपिटल के बारे में आपसे बोला जा रहा है। और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग नन ऑफ द अबव, यानी कि ये जो तीनों स्टेटमेंट है जो दे रखे आपको, इन जितने भी टॉपिक आपके पास ए बी सी के अंदर, इनमें से किसी से भी इसका कोई वास्ता नहीं है, किसी से रिलेटेड नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में जो आपको तीनों ही स्टेटमेंट दे रखी है, एक तरह से कहते हैं कि सोशल, किसी भी फर्म की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उससे रिलेटेड इसके अंदर बात की जाती है। बिजनेस का मेन मकसद तो सब लोग जानते हैं कि भी प्रॉफिट अर्न करना होता है, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ इनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, सोशल इनक्वालिटी को दूर करना, गुड गवर्नेंस करना, जिस एरिया में प्लांट वगैरह या फिर जो भी मशीनरी आपने सेटअप किया हुआ है उस एरिया को डेवलप करना, इस तरह के काम करना भी एक जरूरी पार्ट है, आप कह सकते हो किसी फर्म का। तो आप ये कह सकते हो ये तीनों जो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात की जा रही थी। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेपर्ड पॉपुलेशन। इस क्वेश्चन में आपसे लेपर्ड पॉपुलेशन के बारे में पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इन इंडिया the leopard population is distributed in central India, Gangetic Plain and eastern and western घाट। यानी कि हमारी कंट्री की अगर बात करें तो हमारी कंट्री में लेपर्ड की जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ उसके बारे में आपसे बताया जा रहा है। अगर आप सेंट्रल एशिया की सेंट्रल अपनी कंट्री की सेंट्रल पार्ट की बात करें तो ये एरिया आ जाता है। गंगेटिक प्लेन की बात करें तो ये वाला एरिया गंगेटिक प्लेन के अंदर आ जाता है। ईस्टर्न घाट यानी कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है, यानी कि वेस्ट बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक और कुछ कुछ केरला का पार्ट भी, ये ईस्टर्न घाट है। और वेस्टर्न घाट ये वाला एरिया आ जाता है। तो आपको यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बताया जा रहा है कि किस एरिया में लेपर्ड की पॉपुलेशन कितनी है इसके बारे में। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज लिस्टेड एज द वनरेबल इन IUCN रेड लिस्ट। IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर लेपर्ड की पॉपुलेशन को डाला गया है, इस स्पीसीज को डाला गया है, ये आपसे बोला जा रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सेकंड के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और ऑप्शन थर्ड जो आपके पास सी है इसमें आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इसमें आपसे नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो आपसे जो भी लगता है आपको करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो लेपर्ड की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो उसके रिगार्डिंग में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, और ये रिपोर्ट जो डाटा है वो 2018 के अकॉर्डिंग डाटा है। यानी कि आप इसे बोल सकते हो स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया एक रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री में इसकी जो पॉपुलेशन है लेपर्ड की वो 60% इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। अगर हम कंपैरिजन करें 2014 के रिपोर्ट के, यानी कि 2014 का जो रिपोर्ट आया था उस रिपोर्ट के साथ 2018 जो कि अभी तक का लेटेस्ट रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 60% इंक्रीज इनकी पॉपुलेशन हो गई है। अच्छा, अब पहले जब इसकी पॉपुलेशन थी वो अराउंड 8000 थी, और आज के टाइम पे आप बोल सकते हो 12,852 हो गई है। और इसके मेनली जो इसके भी जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टेट, यानी कि सबसे ज्यादा इसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें, टॉप स्टेट अगर बात करें जहां सबसे ज्यादा चीता की पॉपुलेशन है यानी कि लेपर्ड की पॉपुलेशन है, तो उसके अंदर मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, कर्नाटका नंबर 2 पे है, और उसके बाद लास्ट में थर्ड नंबर पे बोल सकते हो महाराष्ट्र। यानी कि ये कुछ एरिया यानी कि सेंट्रल हमारी कंट्री का जो सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, वहां पे इसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो आप ये कह सकते हो जो आपसे बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है या नहीं है, तो आपको क्लियर दिख रहा है गलत नहीं है फर्स्ट स्टेटमेंट। अच्छा, अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें यानी इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि किस एरिया किस रीजन में इसकी पॉपुलेशन है, तो सब समझ गए होंगे कि ये तीनों स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल इंडिया को। तो आप ये कह सकते हो कि सेंट्रल एरिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, और सेंट्रल इंडिया के अलावा जो ईस्टर्न घाट है
उस एरिया में इसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो कि 8071 है। इसके अलावा अगर वेस्टर्न घाट की बात करें तो 3387 लेपर्ड इस एरिया में है। और इसके अलावा जो गंगेटिक प्लेन या शिवालिक एरिया है यहाँ पे 1253 लेपर्ड है, यानी कि आप ये देख सकते हो। और बाकी अगर नॉर्थ ईस्ट हिल की बात करें वहां 141 लेपर्ड है। तो आपको ये एरिया मालूम होना चाहिए कि भी किस एरिया में कितना इसकी पॉपुलेशन है, तब जाके आप क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये वाला एरिया जहां पे मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये जो पर्टिकुलर एरिया आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस एरिया में। और फिर उसके बाद ईस्टर्न घाट में, फिर वेस्टर्न घाट में, और फिर कहीं जाकर के आप ये गंगेटिक प्लेन और फिर ये नॉर्थ ईस्ट हिली एरिया जो है वो इस एरिया में इसकी पॉपुलेशन है। तो आप ये कह सकते हो कि करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। डी होने की वजह यह है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत नहीं है, इट मींस दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और IUCN की जो लिस्ट है उसके अंदर इसे वनरेबल कैटेगरी के अंदर इसे डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है चिलाई कलान अकोजनी रिमेन इन द न्यूज इज रेफर टू, यानी कि आपसे ये चिलाई कला है क्या, ये जो न्यूज में है, हाँ, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आपके पास ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि चिलाई कलान ये जो ओकेजनली न्यूज में रहता है इसकी वजह क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग इंटेंसिव ड्राई पीरियड ऑफ लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन में जो ड्राई पीरियड है उसको चिलाई कलान बोला जाता है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग आपसे बोला जा रहा है कि स्पेशल शॉल ऑफ हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, यानी जिसे शॉर्ट में हम HP भी बोल देते हैं, कि उस एरिया में एक शॉल है जो काफी फेमस है और जिसका नाम चिलाई कलान आप बोल सकते हैं। और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग कश्मीर वैली में एक टाइम पीरियड है इंटेंसिव विंटर का, उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हो हमारी कंट्री में JK जो यानी कि जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसमें कश्मीर वाले एरिया में एक टाइम पीरियड होता है इंटेंसिव विंटर, यानी कि जहां टेम्परेचर बहुत नीचे डाउन चली जाती है, उसे बोला जाता है चिलाई कलान। और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि फेमस हैंडीक्राफ्ट वर्क ऑफ अजमेर, अजमेर जो है हमारी कंट्री में, यानी कि आप कह सकते हैं जयपुर वाला जो एरिया है उस एरिया, जयपुर या राजस्थान जो मतलब कह सकते हो राजस्थान में जो एरिया जयपुर है उसके आगे जाकर के जो अजमेर है, अजमेर में एक हैंडीक्राफ्ट वर्क है जो काफी फेमस है जिसका नाम चिलाई कलान आप बोल सकते हो। तो आप अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो आपको ये सारों जितने पीरियड है एरिया है इसके बारे में आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, JNK आप जानते हैं इस एरिया की बात की जा रही है, जयपुर के यहाँ पे जयपुर हो जाएगा, अजमेर कुछ इस एरिया में हो जाएगा, इसके बारे में बोला। हिमाचल प्रदेश आप समझ सकते हो इस एरिया में के बारे में आपसे डिस्कस किया जा रहा है कि यहाँ पे कह सकते हो। तो आपको जो भी लगता है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये है कि कश्मीर के अंदर एक जो टेम्परेचर जब डाउन चला जाता है, काफी नीचे चला जाता है टेम्परेचर, उस पीरियड को चिलाई कलान बोला जाता है। और इस पीरियड में ये होता है यहाँ बर्फ ज्यादा जम जाती है, हर तरफ से जो कनेक्टिविटी होती है रुक जाती है, कोई कनेक्टिविटी नहीं रहती, रोड वगैरह पे आप देख सकते हो इस तरह की हालत हो जाती है, बर्फ वगैरह हो जाती है। तो इस पीरियड को जहाँ पे विंटर बहुत ज्यादा होता है, यानी कि माइनस से भी नीचे टेम्परेचर चला जाता है, उस टाइम पीरियड को, इस 40 डे टाइम पीरियड को इंटेंसिव जहां विंटर होता है उसे चिलाई कलान बोला जाता है। और भी इसे दूसरे नामों से भी बोला जाता है, चिलाई कलान के अलावा चिलाई खुर्द भी बोला जाता है, चिलाई बादशाह भी बोला जाता है। तो ये नाम जब भी इस तरह के टर्म्स आए इसका मतलब विंटर पीरियड है और बहुत ज्यादा इंटेंसिव, बहुत ज्यादा जो विंटर कोल्ड होता है उसे बोला जाता है चिलाई कलान। तो करेक्ट आंसर आप बोल सकते हो सी, ये कश्मीर वैली से रिलेटेड एक टाइम पीरियड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, अब आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। और आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और फिर नीचे ये थर्ड स्टेटमेंट है। और तीनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नीचे आपके कोड्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। तो स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है गल सेव पिग्स आर द फर्स्ट अप्रूव्ड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट फॉर बोथ फूड एंड बायोमेडिकल पर्पस, यानी कि अगर हम बात करें गल सेव पिग्स की बात करें तो ये एक पहला ऐसा प्रोडक्ट है या ऐसा एनिमल है जिसे अप्रूव कर दिया गया, इसे फूड पर्पस के लिए भी यूज किया जाएगा और साथ के साथ बायोमेडिकल प्रोडक्ट या पर्पस के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि दोनों ही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाने वाला ये पहला स्पीसीज या कह सकते हो इसे यूज करने वाला एक प्रोडक्ट हो गया है आज के टाइम पर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इसमें बोला जा रहा है इन इंडिया यूज ऑफ जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जिसके जीन्स वगैरह में जो चेंजेस कर दिया जाता है उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि इस तरह का जो चीजें होती है हमारी कंट्री में उसे रेगुलेट करने का काम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत किया जाता है। यानी कि आप लोग जानते हो फूड वगैरह की जितनी भी क्रॉप होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है और इससे जो रेगुलेट करने का जो अथॉरिटी आप बोल सकते हो
जो फॉलो करती है रूल्स वगैरह, उस रूल को फॉलो किया जाता है जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर जो मेंशन है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि बीटी कॉटन इज द ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट इज अलाउड इन इंडिया। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें यानी इंडिया की बात करें तो हमारी कंट्री में बीटी कॉटन जो है वो एकमात्र ऐसा क्रॉप है जिसे जीएम कैटेगरी के अंदर क्रॉप के अंदर आता है, जिसके अंदर इसके जो जीन्स वगैरह में जेनेटिकली से मॉडिफाई करके यूज हमारी कंट्री में अलाउ किया गया है। तो 3 स्टेटमेंट है आपके सामने, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि ऑल 3 स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। तो अगर हम तीनों स्टेटमेंट की बात करें, जैसे सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं जिसमें गर्ल सेव पिग्स के बारे में बात की जा रही है, तो यूएस के अंदर अब ऐसा अप्रूव कर दिया गया है कि इस चीज को यानी कि इस एनिमल को आप दोनों पर्पस यूज कर सकते हो, फूड के रूप में भी यूज कर सकते हो, इसके साथ जो बायोमेडिकल प्रोडक्ट के रूप में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसा अप्रूव कर कहां पे किया गया? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में ऐसा अप्रूव किया गया। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं इसके रेगुलेशन की बात करें, तो इसे रेगुलेट करने के लिए जो रूल्स वगैरह जो यूज किए जाते हैं हमारी कंट्री में, उसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत फॉलो किया जाता है। तो आप ये कह सकते हो ये सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें बीटी कॉटन के बारे में आपसे बात की जा रही थी, तो बीटी कॉटन हमारी कंट्री में ओनली ऐसी कह सकते क्रॉप है जिसे अलाउ किया गया है कि इसमें जेनेटिकली मॉडिफाई करके इसका यूज हमारी कंट्री में वैलिड है, मतलब इलीगल नहीं है। ठीक है, यानी कि लीगली अब इसे यूज किया जा सकता है फार्मिंग वगैरह के लिए। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। विद रेफरेंस टू द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स जिसे शॉर्ट में सी डॉट बोला जाता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी सी डॉट के बारे में आपके पास ये 2 स्टेटमेंट दे दिए गए, अब आपको इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट जो लगता है वो आपको चूज करना है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, सी डॉट was established as telecom research development center of the development of telecommunication। यानी कि हमारी कंट्री में जो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जब आने वाली थी, आने से पहले जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इसे सेटअप किया गया और ये डिसाइड किया गया भी किस तरह से यहाँ पे रिसर्च वर्क किया जाएगा। उसके लिए एक तरह से इंस्टीट्यूशन आप बोल सकते हो जिसका नाम है सी डॉट। सी डॉट का मतलब है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर द पीएम वानी स्कीम विल बी हैंडल्ड बाय द सी डॉट। यानी कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर वानी एक प्रोग्राम या स्कीम आप बोल सकते हो, और इसको जो इंप्लीमेंटेशन का जो काम आप कह सकते हो जो हैंडल कर रही है वो सी डॉट कर रही है। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको चूज करना है इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपको दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट बताए जा रहे हैं, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो जो भी आपको लगता है सी डॉट को और पीएम वानी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट आप लोगों ने कर लेना है। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप ये कह सकते हो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इसे हमारी कंट्री में 1984 में यानी कि टेलीफोन सेक्टर के डेवलप होने से पहले आप बोल सकते हो, यानी कि मोबाइल टेक्नोलॉजी वगैरह ये तो बाद में आई, लेकिन उससे पहले एक इंस्टीट्यूशन सेटअप कर दिया गया था हमारी कंट्री में जो इस फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेगी। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है सी डॉट के बारे में। ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर आप इसे बोल सकते हो, और इसे जो रजिस्टर्ड किया गया था हमारी कंट्री में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 8060 के तहत इसे हमारी कंट्री में रजिस्टर्ड किया गया था। बाकी अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला गया पीएम वानी स्कीम के बारे में, तो ये एक स्कीम यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और इसके इंप्लीमेंटेशन का काम कर रही है सी डॉट। मतलब पीएम वानी स्कीम के अंदर होता ही है कि जो हमारे जो पब्लिक एरिया होते हैं, पब्लिक एरिया में फ्री वाईफाई प्रोवाइड करना और पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पे सही से ये टेक्नोलॉजी वर्क करें और सारी फंक्शनिंग हो सके, इसलिए प्रोग्राम लाया गया और इसके मॉनिटरिंग का या इंप्लीमेंटेशन का काम ये सी डॉट कर रही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। द अर्ली हेल्थ वार्निंग सिस्टम हैज बीन इन द न्यूज, इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। अब ये एक टर्म है द
द अर्ली हेल्थ वार्निंग सिस्टम। और इस सिस्टम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो सिस्टम है जो अभी न्यूज में है ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। यानी कि आप ये कह सकते हो कौन सी मिनिस्ट्री इस टर्म को इंप्लीमेंट कर रही है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री के अंदर, उससे रिलेटेड ये टर्म है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री में, उससे रिलेटेड ये टर्म है। और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग अर्थ साइंस से रिलेटेड है। और ऑप्शन डी की बात करें तो ये हमारी कंट्री में एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसे पहले HRD मिनिस्ट्री भी बोला जाता था, उससे ये रिलेटेड है। तो किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें, इसमें जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। यानी कि आप ये कह सकते हो हमारी कंट्री में जो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है उससे रिलेटेड है। यानी कि ये क्या करती है कि हमारी बॉडी के अंदर एक तरह से कह सकते हो कोई भी डिसीज होने वाली है उसके लिए पहले से प्रिडिक्शन कर देना, तो उसके रिलेटेड जो भी डिवाइस वगैरह है उसके रिगार्डिंग में गाइडलाइन प्रोवाइड करने का काम करती है। साथ के साथ आप जानते हो कि भी वेदर फॉरकास्टिंग वगैरह जो काम होता है कह सकते हो, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमारी कंट्री में वो भी इस मिनिस्ट्री के अंदर आती है और वो हेल्थ से रिलेटेड भी वार्निंग हमें जारी करेगी, इशू करेगी। तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो। विद रेफरेंस टू आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है आर्टिकल 356 के बारे में, और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। यानी कि अगर प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में लगाना है तो उसके लिए जरूरी ये है प्रेसिडेंट के लिए कि वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनकी तरफ से अगर रिकमेंडेशन या एडवाइस आएगी उसके बाद ही लगा सकती है। और सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है, अ प्रोक्लेम इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। यानी कि जिस डेट पे आप इशू कर रहे हैं, यानी कि इंपोज कर रहे हैं प्रेसिडेंट रूल, उस डेट से 6 महीने के अंदर अंदर ही ये प्रेसिडेंट रूल लगाने से पहले दोनों ही हाउस में ये जरूरी है कि वहां से ये मेजोरिटी के साथ अप्रूव हो जाना चाहिए। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट है, आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट रूल की, यानी किसी भी स्टेट में अगर इमरजेंसी पोजीशन हो जाती है, कंडीशन क्रिएट होती है, तो आर्टिकल 356 आता है और ये प्रेसिडेंट को एक पावर प्रोवाइड करता है कि वो किसी भी स्टेट में इमरजेंसी लगा सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इमरजेंसी जब भी लगा सकता है कि जब उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ये कंडीशन क्रिएट हो रही हो कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम बिगड़ रहा हो, और इसके साथ साथ जो यूनियन गवर्नमेंट है, तो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एडवाइस के बाद ही प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया था वो सारी बात आपसे बिल्कुल करेक्ट बोली गई है। अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, यानी कि प्रोक्लेमिंग इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल की अगर हम बात करें, इसके लिए मिनिमम ये है कि 2 मंथ्स का टाइम पीरियड होना चाहिए, जबकि स्टेटमेंट में आपसे बोला गया था 6 मंथ का टाइम पीरियड होना चाहिए। साथ के साथ आपसे ये भी बोला गया कि 6 मंथ के साथ साथ दोनों ही हाउस में इसे मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दोनों हाउस में मेजोरिटी पास हो भी सकती है, नहीं किसी एक हाउस से भी काम चल सकता है। लेकिन ये ध्यान में ये रखना है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी एडवाइस जरूर होना चाहिए। बेसिकली होता ये है कि जब भी किसी स्टेट में इमरजेंसी लगती है तो पहले वो 6 मंथ्स के लिए लगती है, और फिर इसके बाद इसे हायर जो एक्सटेंड कर सकते हैं, तो 3 ईयर तक के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि पहले 6 मंथ की लगती है, फिर उसे आगे फिर 6 मंथ एक्सटेंड किया जाता है, और इस तरह से उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और उसकी वजह से हमारा आंसर ए हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोफ्यूल। बायोफ्यूल के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, और ये आपके लिए फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें बोला जा रहा है द एनर्जी कंटेंट ऑन बायोएथेनॉल इज द हाईएस्ट अमंग द अदर गैसोनॉइल अल्टरनेटिव्स। यानी कि बायोफ्यूल के टाइप्स की अगर बात करें तो उसके अंदर बायोएथेनॉल में बोला जा रहा है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा गैसोइल अल्टरनेटिव होता है। ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि बायोएथेनॉल, बायोब्यूटेनॉइल और बायोहाइड्रोजन आर द प्रोड्यूस थ्रू द फर्मेंटेशन प्रोसेस। यानी कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ये तीनों चीजें प्रोड्यूस होती है, ये आपसे बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है
कि द E20 फ्यूल इज ब्लेंड ऑन ऑफ 20% ऑफ एथेनॉल विद गैस ऑयल। गैस ऑयल में जो इथेनॉल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आपसे बोला जा रहा है कि फ्यूल के अंदर 20% तक ब्लेंड किया जा सकता है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने है। अब आपको बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो बायोफ्यूल की बात करें तो सबसे पहले आपको ये बायोफ्यूल का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझना होगा ये एक्चुअल में होता क्या है। जब भी किसी प्लांट से या फिर एनिमल मटेरियल से कोई फ्यूल प्रोड्यूस किया जाता है तो उसे बायोफ्यूल या फिर ग्रीन फ्यूल आप बोल सकते हो। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको तीनों स्टेटमेंट दी गई थी तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, यानी कि एनर्जी कंटेंट जो बायोफ्यूल में होता है उसमें हाईएस्ट होता है, ये बात आपसे बोली गई थी। और इसे ऐड किया जा सकता है डीजल वगैरह में जो रिड्यूस करता है इमिशन को, यानी कि आप ये कर सकते हैं कि और भी दूसरी चीजें इसके अल्टरनेटिव हो सकती हैं। यानी पहले आपसे बोला कि ओनली जो वर्ड बोल दिया गया था इस वजह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में बात की गई थी, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि बायोलॉजिकल फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ही बहुत सारी चीजों को प्रोड्यूस किया जाता है जिसमें बायो हाइड्रोजन, बायोगैस और बाकी चीजें होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें ब्लेंड प्रोसेस के बारे में आपसे बात की गई कि 20% ब्लेंड एथेनॉल होता है गैस ऑयल में, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। विद रेफरेंस टू जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे जियोसिंक्रोनस प्रोसेस के बारे में यानी कि जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें बोला जा रहा है अ जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट इज अ सर्कुलर ऑर्बिट लाइक अ जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है अ स्पेसक्राफ्ट इज फर्स्ट लॉन्च इनटू ए GTO बिफोर अटेनिंग द जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट्स। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी प्लांट है, सपोज हम अपने प्लांट अर्थ की बात कर लेते हैं, और अर्थ के चारों तरफ आप लोग जानते हैं कि मून रोटेट करता है, तो इसके जो ऑर्बिट बन के आता है ये सर्कुलर बन के आता है। ये आपसे बोला जा रहा है कि जब भी हम किसी भी चीज को लॉन्च करते हैं, रॉकेट वगैरह को भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो उसके बारे में बोला जा रहा है इसका जो ऑर्बिट होता है ये सर्कुलर होता है, यानी कि इसके चारों तरफ ही जब लॉन्च करते टाइम ये चारों तरफ मूव करेगा कुछ सर्कुलर ऑर्बिट क्रिएट करके, जिसके बारे में आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, यानी कोई भी स्पेसक्राफ्ट जो भी लॉन्च होता है तो उसके बारे में बोला जा रहा है सबसे पहले ये GTO प्रोसेस में होता है, उसके बाद ये जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में जाता है। यानी कि पहले आपको ये समझना है कि जियोसिंक्रोनस का जो ऑर्बिट होता है ट्रांसफर ऑर्बिट वो किस नेचर का होता है, सर्कुलर होता है या नहीं होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर आप ये दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए कि दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम ऑप्शन डी में बात करें तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत बताए जा रहे हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो जियोसिंक्रोनस प्रोसेस के बारे में बात करें, जैसे ये मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ हम लोग जानते हैं मून रोटेट करता है, तो वो एक तरह से आप ये बोल सकते हैं जो मून रोटेट करता है वो तो सर्कुलर होता है, ठीक है, यानी कि चारों तरफ इसके एक सर्कुलर डिस्टेंस होता है। लेकिन जब भी हम किसी स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करते हैं, यानी कि कोई भी रॉकेट कह लीजिए, सैटेलाइट कह लीजिए, तो वो सर्कुलर नहीं होता, वो इलिप्टिक होता है। इलिप्टिक का मतलब ये होता है, सर्कुलर मतलब होता है जिसका रेडियस बिल्कुल एक सेंटर पोजीशन से सेम होता है। लेकिन इलिप्टिक की बात करें तो वो कुछ अंडाकार में कुछ ये, जब आप 11th में कॉनिक सेक्शन वगैरह पढ़ते हैं तो आपने ये इलिप्स पढ़ा होगा, तो इलिप्स की शेप में इसका रोटेट करता है कुछ इस तरह से। यानी कि जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हो तो ये कुछ इस तरह से रोटेट करता है और रोटेट करते 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 फिर बाद में इसके ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है और सर्कुलर भी बन जाता है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे अगर हम बात करें तो ये सर्कुलर ना होकर के ये इलिप्टिक डायग्राम क्रिएट करता है, ये इलिप्टिक ऑर्बिट क्रिएट करता है। तो इट मींस ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के बारे में जो बोला गया ये सर्कुलर नहीं होता, इलिप्टिक होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें ये बोला गया कि जियोसिंक्रोनस प्रोसेस ट्रांसफर ऑर्बिट जो होता है ये पहले GTO ऑब्टेन करता है उसके बाद ही बाकी चीजें कर पाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में 3 स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी प्रोटेक्टेड बाय द क्रिप्टोग्राफिक इंक्रिप्शन टेक्निक्स, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोला जा रहा है ये एक डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी है और इसे जो एक तरह से इंक्रिप्ट किया जाता है एक टेक्निक के साथ, जिस टेक्निक को आप बोल सकते हैं क्रिप्टोग्राफी। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज गवर्नमेंट इशूड करेंसी दैट इज नॉट बैक्ड बाय द एनी कम्युनिटी, यानी कि ये जो करेंसी होती है इसे गवर्नमेंट इशू करती है, ये आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। और थर्ड स्टेटमेंट में बात करें कि ट्रेडिंग ऑफ वर्चुअल करेंसी, ठीक है, जिसे शॉर्ट में वीसी बोला जा रहा है, इज बैन इन इंडिया, हमारी कंट्री में कि कोई भी वर्चुअल करेंसी है उसे बैन किया गया है, ये आपसे बोला जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट में। तो 3 स्टेटमेंट है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अब आपको ये बताना है तीनों स्टेटमेंट में से क्रिप्टो करेंसी को ध्यान में रखते हुए करेक्ट स्टेटमेंट हमारा कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट सिर्फ वो करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो क्रिप्टो करेंसी का पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। ये एक वर्चुअल करेंसी होती है, यानी कि कोई प्रिंटेड मटेरियल नहीं होता जैसे नोट वगैरह या कोइन वगैरह होता है। ये एक तरह से कह सकते हो वर्चुअल करेंसी होती है, जिसके आप एग्जांपल जान सकते हैं कि बिटकॉइन काफी पॉपुलर है, उथे एथेरियम और रिपल ये कुछ एग्जांपल है उसके, लिब्रा भी इसका एक एग्जांपल है, जो इस टाइप के डिसेंट्रलाइज करेंसी आप बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो ये एक फिजिकल करेंसी ना होकर के एक वर्चुअल करेंसी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इस तरह की करेंसी को जो बोला गया कि गवर्नमेंट इशू करती है, ये गवर्नमेंट वगैरह इस तरह की इशू को नहीं करती, ना बैक करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है। हाँ, थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो अभी रिसेंट जजमेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी को एक तरह से ये कंसीडर कर लिया गया, कमोडिटी नेचर का करेंसी कंसीडर कर लिया गया, यानी कि अब इस हमारी कंट्री में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन इलीगल नहीं है बल्कि लीगल हो चुका है, यानी कि बैन नहीं किया गया, आप ये बोल सकते हो। तो आप ये कह सकते हो कि भाई ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा वो करेक्ट है, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट वो हमारा गलत है। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। विद रेफरेंस टू माइनॉरिटी इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमारी कंट्री में जो माइनॉरिटीज है, कम्युनिटी है, उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिंग्विस्टिक और यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे और रिलीजियस की बेसिस पे आप कह सकते हो कि माइनॉरिटी को स्टेटस दिया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी इज स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि इसे लॉ पास करके एक स्टैट्यूट करके इसे बनाई गई एक बॉडी है जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन आर द आइडेंटिफाई एज ए रिलीजियस माइनॉरिटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इन ये जितनी भी नाम मैं आपको बोल रहा हूं ये सारे के सारे जो कम्युनिटी हैं इन सबको माइनॉरिटी का स्टेटस मिला गया है और किसके तहत, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात मेंशन है और इसीलिए वहां पे इसे आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये 3 स्टेटमेंट है, आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी की बात करें तो भैया आपके पास जो तीनों ही स्टेटमेंट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर माइनॉरिटी की बात करें तो हमारी कंट्री में मेनली 6 माइनॉरिटी जिसे कंसीडर किया जाता है, जिसमें पहले आप बोल सकते हो मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी। और ये जो माइनॉरिटी है इसे आर्टिकल 29 to 29-30 में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, और ये किस बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे और लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी की बात करें तो इसे हमारी कंट्री में नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट 1992 के तहत इसे स्टैब्लिश किया गया है, यानी कि एक्ट पास करके किया गया है। तो आप ये बोल सकते हो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे ये बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि ये माइनॉरिटी होंगी, हमारी डिक्लेयर की गई है या आइडेंटिफाई गई, ये बात बिल्कुल गलत है। इसे जब 1992 में जो लॉ पास किया गया था
उसी लॉ के अंदर, यानी कि आप ये कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बल्कि एक्ट के अंदर ये बात मेंशन है कि ये जो 6 कम्युनिटी है और ये 6 की 6 कम्युनिटी जो होगी वो माइनॉरिटी आएगी। तो यानी कि थर्ड स्टेटमेंट गलत होने की वजह ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है बल्कि एक्ट पास करके इसे आइडेंटिफाई किया गया है। इनिशियल पहले ये 5 माइनॉरिटीज हुआ करती थी, बाद में इसमें एक और कम्युनिटी ऐड कर दी गई और टोटल फॉर अब के टाइम पे 6 हो गई है। तो आप ये कह सकते हो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं आपको और इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, द यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ प्राइज was established by the United Nations Environment Program, शॉर्ट में जिसे UNEP आप बोल सकते हैं, in 2005. In the second statement, UNEP was established to guide and coordinate environment activity within the United Nations system. In the third statement, the emission gap report is released by UNEP. इस क्वेश्चन में आपसे एक इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम आप बोल सकते हो और इसके बारे में 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में एक प्राइस के बारे में डिस्कस किया गया और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे इसके स्टैब्लिश किस वजह से हुआ है इसके बारे में बताया गया और थर्ड स्टेटमेंट में आपको बताया गया कि एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसका नाम इमिशन गैप रिपोर्ट है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग ओनली थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन डी की बात करें तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक अवार्ड स्टैब्लिश किया गया है जिसका नाम है यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2020 और ये जो अवार्ड दिया जाता है 18 ईयर से लेके 30 ईयर के बीच में जो भी यंग पर्सनल होते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है जो कि जिनका आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल दिखता है एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट डालने में और उसके प्रोटेक्शन के लिए। अभी 2020 का ये अवार्ड 7 लोगों को दिया गया जिनमें से एक इंडियन भी है जिसे ये अवार्ड दिया गया है। इस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस अवार्ड की बात करें इसे 2005 ऑनवर्ड इस अवार्ड को दिया जा रहा था, लेकिन अगर इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें यूएनईपी को तो इसे एस्टेब्लिश जो किया गया था 1972 में किया गया था। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होने की वजह ये है कि इसके एस्टेब्लिश होने की जो ईयर आप बोल सकते हो 1972 है और अवार्ड जो देना स्टार्ट हुआ था 2005 में देना स्टार्ट हुआ था। और ये कह सकते हो कि ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है जिसमें आपसे ये बोला जा रहा था ये यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड स्टेट में जो रिपोर्ट के बारे में बोला गया कि इमिशन गैप रिपोर्ट, और ये जो रिपोर्ट है यूएनईपी के द्वारा ही पब्लिश किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी रिपोर्ट है जिसमें ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर इन्वेस्टमेंट इनटू द हेल्दी प्लैनेट, ये कुछ और भी रिपोर्ट है जो कि ये ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है। तो आप ये कह सकते हो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है जिसकी वजह से हमारा आंसर बी हो जाएगा। With reference to North-Eastern Region Power System Improvement Project, consider the following statement। इस क्वेश्चन में आपसे नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जो पावर से रिलेटेड जो सिस्टम है इसके इम्प्रूवमेंट से के रिगार्डिंग में एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के बारे में ये 2 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं आपको। इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, इट रिसीव असिस्टेंट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, यानी कि इस प्रोग्राम को चलाने के लिए इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक एक असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। और सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द सेंटर एंड स्टेट 60:40 रेशियो, यानी कि सेंटर का और स्टेट का अगर हम पार्टनरशिप की बात करें कि इसमें स्पॉन्सर यानी कि फंडिंग के बारे में बात करें तो ये बोला जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 60% और 40% स्टेट गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करती है इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। तो ये 2 स्टेटमेंट आपके सामने, करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो नॉर्थ ईस्ट हमारी कंट्री में जो पार्ट है उधर इलेक्ट्रिसिटी या फिर आप कह सकते हो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो सके, इसके लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट रीजन पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए वर्ल्ड बैंक भी हमें असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें सारी बात बिल्कुल सही दे के दी गई है। लेकिन अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे ये बोला गया कि ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है बल्कि ये
सेंटर सेक्टर स्कीम है। सेंटर सेक्टर स्कीम का मतलब ये होता है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्शन लेगी, यानी कि काम करेगी। स्पॉन्सर स्कीम का मतलब ये होता है कि सिर्फ फंड प्रोवाइड करेगी। अगर रेशियो की बात करें सेंटर स्टेट का तो 50:50 रेशियो में काम करेगी, यानी कि जो आपको ये दे रखा था कि 60:40 दे रखा था वो गलत है, जबकि होना क्या चाहिए था 50:50, यानी दोनों ही गवर्नमेंट 50% इसमें पार्टनरशिप करेगी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। विद रेफरेंस टू न्यू डेवलपमेंट बैंक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे एक जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। आप लोग जानते हैं कि भाई ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स का पार्ट है, यानी कि ब्रिक्स जो कंट्री है उन्होंने इसे स्टैब्लिश किया है। उसके रिगार्डिंग में आपसे कुछ क्वेश्चन के रूप में ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है इन इट्स ओनरशिप स्ट्रक्चर ओनली रशिया एंड चाइना हैव द वीटो पावर, यानी कि इस बैंक की बात करें जिसमें रशिया के पास और चाइना के पास ही वीटो पावर है इसमें डिसीजन को लेने के रिलेटेड। और सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है इट हैज रिसीव्ड ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसे एक ऑब्जर्वर स्टेटस भी इस बैंक को मिला हुआ है, आप ये बोल सकते हो। तो दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको चूज करना है इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये ब्रिक्स से रिलेटेड है, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं जिसे हम ब्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रिक कंट्री आप बोल सकते हो जिसके अंदर एक बैंक डेवलप किया गया है, यानी कंट्री ने मिलकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट को अचीव करने के लिए डेवलपिंग नेशन के ग्रुप से ये डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में जाने के लिए इन्होंने एक बैंक सेटअप किया हुआ है जिसका नाम इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा है। और इसके अंदर अगर आप फंड की बात करें तो $1 बिलियन इन्होंने ये डील रखा है कि इतना होना चाहिए। और ये जो बैंक स्टैब्लिश करने की जो बात आई थी ये सबसे पहले 2014 में आई थी जब ब्रिक्स की 6 समिट हुई थी ब्राजील के अंदर, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जिसके अंदर जो पार्टनरशिप की अगर हम बात करें कि फंड एलोकेशन किस टाइप का है, तो सबको इक्वल पावर है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को वीटो पावर है, किसी को स्पेशल पावर है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सबको इक्वल पावर इसमें दे रखी है। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा वो गलत हो गया। अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो हाँ, इस बैंक को या इस इंस्टीट्यूशन को आप कह सकते हो कि इसे जनरल असेंबली जो यूएन की होती है उसके अंदर इसे ऑब्जर्वर स्टेटस भी दे दिया गया, ऐसा इसे 2018 में दिया गया था। तो आप ये कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा आंसर बी हो जाएगा। विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट्री सेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पार्लियामेंट्री सेशन को ध्यान में रखते हुए आपके पास ये 2 स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट में आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है द पावर ऑफ कन्वेंस सेशन ऑफ पार्लियामेंट रेस्टेड विद गवर्नमेंट, यानी कि आप ये कह सकते हो कि भी गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो सेशन को बुला सके, इस तरह की। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 3 फिक्स्ड पार्लियामेंट्री सेशन इन अ ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर 1 ईयर के अंदर आप कह सकते हो कि फिक्स्ड है कि 3 सेशन होने ही होने हैं, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए की बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है, ऑप्शन बी में सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है, और ऑप्शन सी में ये दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट बताए जा रहे हैं, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो पार्लियामेंट्री सेशन की अगर हम बात करें तो जिसके रिगार्डिंग में फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोला गया कि सेशन को बुलाने की, तो गवर्नमेंट के पास पावर होती है और इसे जो बुलाने का काम किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट समन इशू करता है, और ये जो इशू किया जाता है आर्टिकल 85 में ऐसा मेंशन है। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो काम अगर आप बोले किस तरह से लिया जाता है, तो कैबिनेट कमेटी जो होती है पार्लियामेंट अफेयर की, वो डिसीजन लेती है कि कब हमें सेशन बुलाना है, और उसके हिसाब से फिर बाद में प्रेसिडेंट उसमें जो भी है फाइनल सिग्नेचर वगैरह कर देता है, फिर पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें ये बोला गया कि फिक्स्ड है कि भाई 3 सेशन होने ही होने, ये बात गलत है। 3 सेशन जरूरी नहीं है कि होंगे, 3 है हमारे यहाँ पे प्रोविजन 3 का है। एक आप कह सकते हो बजट सेशन, उसके बाद आप कह सकते हो बजट
मिनट के बाद मानसून सेशन और लास्ट में आप कह सकते विंटर सेशन। ठीक है, 3 सेशन हमारे पास हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर साल तीनों सेशन फिक्स्ड हो और मतलब तीनों में पार्टिसिपेशन हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन मैंडेटरी ये है कि इन 3 में से 2 जरूर होने चाहिए। तो आप ये कह सकते हो कि भाई ये जो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। और आपको इन तीनों स्टेटमेंट में से अगर बड़े स्टेटमेंट सबसे लंबे अगर हम सेशन की बात करें तो बजट सेशन जो होता है ये सबसे लॉन्गर पीरियड का होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा ऑप्शन ए हो जाए, क्योंकि कोई फिक्स कैलेंडर फिक्स नहीं है ना, इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत हो रहा है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर ए हो गया। विद रेफरेंस टू नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे नेशनल लेवल पर एक हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 2 स्टेटमेंट हैं। इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि भाई करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि ये इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें फंड प्रोवाइड करने का काम कर रही है टू इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी ऑफ द वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन, यानी कि वाटर यानी पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वो हर तक पहुंच जाए, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लेके आई है जिसका नाम है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। और इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्पॉन्सर्ड करती है, यानी कि फंड प्रोवाइड करने का काम करती है। ऐसा आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इट इज ए इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यानी कि जो नई जल शक्ति मिनिस्ट्री स्टैब्लिश की गई है हमारी कंट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, वो उसका इनिशिएटिव है और इसे सपोर्ट जो करती है वो वर्ल्ड बैंक करती है। यानी कि आप ये कह सकते हो फंड का जो रिसोर्स एक तरह से कह सकते हो वो हमें कहां से मिलता है, वर्ल्ड बैंक से मिलता है। और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लिया गया है। तो 2 स्टेटमेंट है आपके सामने, हम दोनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग आपके सामने जो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी में आपसे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट बताया जा रहे हैं। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर 1 नॉट 2, इट मींस ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो अगर हम बात करें नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें जो वाटर वगैरह है उसमें उससे हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करें और इसके अलावा वाटर को कैसे सबके लिए एक्सेसिबल हो, इसके लिए ये प्रोजेक्ट हमारी कंट्री में लाया गया है। तो आप ये कह सकते हो कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें सिर्फ ये ध्यान में रखना कि जल उपलब्धता रहे, ये बात गलत है। और ये जो आप कह सकते हो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसके इंप्लीमेंटेशन का भी काम करती है और फंड प्रोवाइड करने का भी काम करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये सेंटर सेक्टर की स्कीम है ना कि स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, यानी कि जो आपसे जो बोला गया कि भी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए वाटर रिसोर्सेज की, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि भी जो पानी वगैरह की उपलब्धता होनी चाहिए, हर जगह पहुंच सके, सबको पानी मिले, हर घर जल जो प्रोजेक्ट हमारी कंट्री में उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह की प्रोजेक्ट हमारी कंट्री में लाया गया है। और इसकी जो फंड की बात करें तो फंड इसे वर्ल्ड बैंक से मिल जाता है और इनिशिएटिव जो लिया गया है वो जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा ही लिया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक थी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम होनी चाहिए थी जबकि आपको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम दे दिया गया था। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपके पास ये कुछ 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं आपके पास और इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज implicitly protected under आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में प्रोविजन है और उस प्रोविजन के तहत फ्रीडम ऑफ प्रेस को एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है, द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी formed to preserve the freedom of the press, यानी कि प्रेस की आजादी यानी इसको जो फ्रीडम की जो पावर एक तरह से आप कह सकते हो इसे जो दी जाती है इसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया देती है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपसे बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है, इंडिया इज रैंक्ड अमंग द टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स WPFI। WPFI के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री इंडिया वर्ल्ड में टॉप रैंक होल्डर में से एक है। ये आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है रिगार्डिंग द प्रेस फ्रीडम की। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की तो इसमें ओनली थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि ये तीनों ही स्टेटमेंट ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए।
तो अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ प्रेस की, अगर बात करें तो हमारी कंट्री में आर्टिकल 19 में प्रोविजन है जिसमें ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये एक फ्रीडम प्रोवाइड करता है जिसमें हम स्पीच और एक्सप्रेशन की हमें एक गारंटी मिलती है, हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूशनल के इस प्रोविजन के तहत ही फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी दी जाती है। अगर हम इसके इस तरह से बात करें, इसके रेगुलेटरी बॉडी की बात करें, यानी कि प्रेस को रेगुलेट करने वाली अगर बॉडी की बात करें तो हमारी कंट्री में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कि प्रेस से रिलेटेड नियम कानून जो भी है मॉडरेट करती है और उसके जो भी अधिकार है उससे रिलेटेड काम करती है। लेकिन अगर इसके नेचर की बात करें कि किस नेचर की ये बॉडी है, तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है और इसे जो स्टैब्लिश किया गया था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 के तहत इसे हमारी कंट्री में स्टैब्लिश किया गया था। यानी कि आप ये कह सकते हो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी कि लॉ पास करके हमारी कंट्री में से सेटअप किया गया और इसे एक तरह से ये भी कह सकते हैं कॉसी जुडिशियल बॉडी भी है, यानी कि कोई भी ऐसी चीजें होती है जो वायलेट होती है तो इस चीज को ये ध्यान में रखती है, ये दोनों काम करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा गलत हो गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बल्कि ये एक तरह से कह सकते हैं स्टैच्यूटरी बॉडी है। और थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, यानी कि हमारी कंट्री की रैंकिंग की बात करें फ्रीडम ऑफ प्रेस के ध्यान में रखते हुए, तो हमारी रैंकिंग बहुत ही लो है, बहुत ही खराब है। अगर हम बात करें आज के टाइम हमारी रैंकिंग 142 है और इस रैंकिंग को जो डेवलप करती है या फिर आपके इस रैंकिंग को जो पब्लिश करने का जो काम करती है वर्ल्ड लेवल पर, वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर हम बात करें तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ये काम करती है। तो आप ये कह सकते हो थर्ड स्टेटमेंट जिसमें रैंकिंग के बारे में बहुत बात की जा रही है, हमारी टॉप रैंकिंग नहीं है कि बॉटम की तरफ हमारी रैंकिंग है। 180 कंट्री में हमारी रैंकिंग 142 है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ओनली वन यानी फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है। विद रेफरेंस टू क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। QCI को ध्यान में रखते हुए आपके पास ये दो स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सबसे पहले बताया जा रहा है कि इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि इसे लॉ पास करके पार्लियामेंट के अंदर इसे स्टैब्लिश किया गया है और इस बॉडी का नाम है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर QCI को मॉडरेट करने के लिए या फिर इसे एक तरह से कंट्रोल करने के लिए नोडल एजेंसी या नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो ये आपसे बोला जा रहा है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉर टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो अगर हम डिटेल में बात करें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की, जो हमारी कंट्री में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो भी काम वगैरह होता है इंडस्ट्री से, जो भी प्रोडक्शन होता है उसकी क्वालिटी को एक तरह से मॉनिटर करती है, उसे जज करती है कि ठीक से जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसकी अच्छी क्वालिटी है या नहीं। अगर इसे हम स्टैब्लिश करने की बात करें, इसे सेटअप कैसे किया गया था, तो ये एक तरह से आप कह सकते हो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है हमारी कंट्री में। ऑटोनोमस बॉडी इसलिए है क्योंकि हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्री है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है दोनों ने इसे ज्वाइंटली इसे सेटअप किया था, इसे स्टैब्लिश किया गया था और इसे जो स्टैब्लिश किया था 1997 में से हमारी कंट्री में स्टैब्लिश किया गया था। तो आप ये कह सकते हो कोई एक्ट पास करके इसे स्टैब्लिश नहीं किया गया था, बल्कि गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है तो ये इंडस्ट्री है दोनों ने मिलकर इसे सेटअप किया था, जिसका नाम है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा हो गया वो गलत हो गया। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे जो मिनिस्ट्री के बारे में बताया गया, डिपार्टमेंट के बारे में कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, नहीं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं आती है, ट्रेड से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर ये काउंसिल आती है। और मेनली जो इसे एक तरह से नोडल एजेंसी की बात करें जिसके अंदर ये काम करती है वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन, जिसे शॉर्ट में DIPP भी बोला जाता है, उसके अंडर ये काम करती है। यानी कि नोडल मिनिस्ट्री अगर हम बात करें QCI का तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब आपके पास कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन स्टेटमेंट को बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है कि ग्रेटर जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज प्लांट रेजिस्टेंस टू द पाइथॉन्स।
कि अगर हम प्लांट की बात करें, किसी भी खेत में अगर फील्ड की बात करें, तो जो भी हम क्रॉप वगैरह लगाते हैं, अगर उसमें डाइवर्सिटी होगी तो उसमें एक ग्रेट रेजिस्टेंस क्रिएट होता है कि वो जो भी बीमारी वगैरह होती है उससे लड़ने की क्षमता उसमें ज्यादा हो जाती है। ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि कल्टीवेशन ऑफ द पल्सेस रिक्वायर मोर फर्टिलाइजर देन राइस एंड व्हीट। राइस को और व्हीट के कंपैरिजन में अगर हम पल्सेस लगा रहे हैं, यानी कि दाल वगैरह लगा रहे हैं, तो इसमें ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। ये आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट पे। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि पूसा 44 इज द हाई यील्ड वैरायटी ऑफ व्हीट यानी कि गेहूं की एक उपज कह सकते हैं, और उसके अंदर ये एक एग्जांपल आपको दे रखा है कि पूसा 44 है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है और उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट यानी कि ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट और ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपके हिसाब से, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो अगर हम बात करें फार्मिंग की बात करें तो फार्मिंग में 2 तरह की खेती होती है, एक होता है मल्टी क्रॉप फार्मिंग कह सकते हो, और एक होता है मोनोक्रॉप फार्मिंग होता है। तो ये जो 2 टाइप ऑफ फार्मिंग है, एक मल्टी का मतलब यहां है कि उसमें एक साल के अंदर बहुत सारे क्रॉप लगाए जाते हैं ताकि जो उसकी जो फील्ड है यानी कि खेत है उसकी जो क्षमता है वो बनी रहे और जो भी उससे रिलेटेड जो बीमारी वगैरह होती है फसलों को वो नहीं होती है। लेकिन अगर हम मोनो की जगह मल्टी की जगह अगर मोनो फार्मिंग की बात करें तो पूरे साल में इसमें पर्टिकुलर एक ही खेती होती है, और इससे क्या होता है बार बार हम जब एक ही खेती करते हैं तो जो भी रेजिस्टेंस होती है वो कम होती चली जाती है, और जो भी बीमारी वगैरह फसलों को लगती है उसमें लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है कि सेम क्रॉप अगर हम पूरे साल लगाते हैं, सेम क्रॉप पूरे ईयर में लगाते हैं, और उससे क्या होता है कि जो भी क्रॉप होती है उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आ पाती है, और इससे वजह से जो इन्फेक्शन वगैरह ज्यादा क्रिएट होती है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि अगर हम व्हीट की और राइस के कंपेरिजन में अगर बात करें तो पल्सेस में ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है, ये बात गलत है। ऐसा नहीं है कि भी पल्सेस में ज्यादा पड़ती है, पल्सेस में कम पड़ती है। व्हीट में या फिर राइस की अगर बात करें तो उन्हें ग्रो करने के लिए हमें ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है, यानी कि आपको ये स्टेटमेंट सेकंड जो है बिल्कुल रिवर्स उल्टा दे रखा था। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे पूसा 44 के बारे में बात की जा रही थी, और इसके बारे में बोला गया कि हाई यील्ड व्हीट है, ये हाई व्हीट का क्रॉप नहीं है बल्कि ये राइस का एक एग्जांपल या क्रॉप आप बोल सकते हो। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है हमारा, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है हमारा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट होने की वजह से हमारा आंसर ए हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब अगेन आपके पास एक क्वेश्चन है और इसके अंदर आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ये जो स्टेटमेंट जो आपको तीनों गिवन है ये हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में है, और उसी के रिगार्डिंग में 3 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इज रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि HDI इंडेक्स की बात करें या रैंकिंग की बात करें तो इसे डेवलप करने की जो काम किया जाता है ये आपसे बोला जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसे डेवलप करती है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR 2020 हैज इंट्रोड्यूस प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस इंडेक्स में कुछ और भी चीजें जो प्लैनेट से रिलेटेड जो चीजें उसे भी इसमें डाला गया है, ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स प्रेजेंट्स अ कंपोजिट मेजर ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी यूजिंग द प्रोडक्टिव हेल्थ एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट। यानी आप ये कह सकते हो कि जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स के अंदर जो कंपोनेंट यूज होते हैं उसके बारे में आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, जिसमें हेल्थ, एम्पावरमेंट और लेबर मार्केट इंक्लूड किया जाता है। तो 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, और उसी के अकॉर्डिंग आपके पास ये ऑप्शन है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है ओनली सेकंड स्टेटमेंट ये करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर ह्यूमन इंडेक्स
की बात करें हम या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो मेनली इसमें 3 चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं आप, जिसमें आप ये देख सकते हो कि किसी भी पर्सन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, यानी कि कितने साल तक उसकी लाइफ रहेगी बर्थ के बाद, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद उसे जो एवरेज, इसी पॉपुलेशन की बात करें, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर लोगों को एवरेज एजुकेशन लेवल कितना है वो चीज़ें कंसीडर की जाती है। और इसके अलावा लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लोगों की कैसी है, इन सब चीज़ों के बेसिस पे HDI कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पे जो आपको तीनों स्टेटमेंट आपको HDI के बारे में दे रखा था, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर जो इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडेक्स को प्रिपेयर कौन करती है। इसे प्रिपेयर करने का काम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करती है, जबकि स्टेटमेंट 1 में आपको दे रखा था कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ये काम करती है। इन्वायरमेंट प्रोग्राम काम ना करके ये डेवलपमेंट प्रोग्राम का काम है। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमें दे रखा था वो हमें गलत दे रखा था। और हमारी कंट्री की अगर रैंकिंग की बात करें तो अगर लास्ट ईयर की रैंकिंग अगर ध्यान रखें तो हमारी रैंकिंग 131 थी और आज के टाइम पे हमारी रैंकिंग 2 प्लेस और डाउन हो चुकी है, यानी कि करंट रैंकिंग हमारी 133 है। अच्छा, बाकी अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसके अंदर ये बोला गया कि प्लानेटरी मेजर्स लिए गए हैं और प्लानेट से रिलेटेड चीज़ों को भी इसके अंदर डाला गया है इसकी कैलकुलेशन के लिए, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। इसके अंदर कंट्री की जो पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है, यानी कि कितना वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं और इस तरह की मटेरियल यूज करते हैं, उस चीज़ को भी इसके अंदर अब डाला जा रहा है। तो आप ये कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट जो हमें गिवन है वो बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट में जो आपसे बताया जा रहा था इसकी कंपोनेंट के बारे में, तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इसके अंदर एम्पावरमेंट या फिर लोगों को कितनी एम्प्लॉयमेंट मिलती है उस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है। लेबर मार्केट का क्या एक तरह स्टैंडर्ड है उस कंट्री में, उस चीज़ को भी इंक्लूड किया जाता है। और लोगों की जो हेल्थ है, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ लोगों की कैसी है, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था, जिस वजह से हमारा आंसर सी हो जाती है। बाकी एक बात और जो आपको पता होनी चाहिए कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो इस रैंकिंग में हमारी कंट्री की जो रैंक है 123 रैंक आप बोल सकते हैं। और पहले ये रैंक, यानी कि लास्ट ईयर जो हमारी रैंक थी 122 थी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे भी हमारी जो रैंकिंग है डाउन हो गई है 1 प्लेस। और ये जो रैंकिंग कैलकुलेट की गई है 162 कंट्री के बीच में कैलकुलेट की गई थी। और अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, तो उसमें 189 कंट्री पूरे वर्ल्ड में इंक्लूड की गई है इस रैंकिंग की कैलकुलेशन के लिए। तो फाइनली आप बोल सकते हो करेक्ट आंसर सी हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट में आपसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आर द सर्टन राइट एंड इम्यूनिटीज इंजॉय बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि आप ये कह सकते हो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी होते हैं, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, उन्हें एक प्रिविलेज प्रोवाइड की जाती है जिसके अंदर सर्टन राइट्स और इम्यूनिटी होती है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है अ मोशन ऑफ बीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो भी मिलता है संसद की तरफ से, यानी कि जो फैसिलिटी मिलती है, इसे बीच तभी हो सकता है ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ स्पीकर और द चेयरमैन। जब तक स्पीकर और या फिर चेयरमैन का कंसेंट ना हो तब तक इसे बीच नहीं किया जा सकता। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो दो स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन सी में आपको दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बताए जा रहे हैं। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो अगर हम पार्लियामेंट के अंदर जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप बोल सकते हो, एमपी वगैरह को जो फैसिलिटी मिलती है उसे आप डिफाइन कर सकते हो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, जिसके अंदर वो एंजॉय करते हैं कुछ फैसिलिटी और उसके साथ फैसिलिटी के साथ साथ उन्हें कुछ इम्यूनिटी सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है। अगर हम इसे ये बात करें कि इस चीज को कहाँ मेंशन है, रिटर्न है, तो रूल 222 मेंशन है चैप्टर 20 ऑफ लोकसभा रूल बुक के अंदर, जिसके अंदर इस तरह की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाएगी। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी एक रूल बुक है और इसे रूल 187 के अंदर मेंशन है चैप्टर 16 ऑफ रूल राज्यसभा रूल बुक के अंदर। यानी कि आप ये कह सकते हो कि लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों के अंदर जो भी मेंबर होते हैं उनको एक इम्यूनिटीज प्रोवाइड की जाती है, कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और इस प्रिविलेज को ब्रीच जब ही माना जाएगा जब कोई भी मेंबर जो भी मेंबर का अगर कंसेंट लेगा किसी चेयरमैन से, उस पर्टिकुलर हाउस के चेयरमैन या स्पीकर से, तब जाकर के ही उसे ब्रीच किया जा सकता है।
तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट भी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आज आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर इलेक्ट होते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और किस तरह से इलेक्ट होते हैं ये भी आपको बताना है कि भाई एक साथ सारे इलेक्ट हो जाते हैं या रोटेशन बेसिस पे होते हैं, किस तरह से होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है लोकसभा में राज्यसभा में, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन और प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अब स्क्रीन पर कुछ वीडियो आ रही है जिसे देख करके आप रिवीजन कर सकते हैं।